माँ सरस्वती सबका ख्याल रखे। पिछले क्लास में हम आपको रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण, उनको संतुलित करना एवं उनके महत्व, ये सारी जो टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करा चुके हैं। हम इस समय अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, रासायनिक अभिक्रिया के जो प्रकार हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, तो इसमें हमारा पहला प्रकार आता है, क्या आता है पहला प्रकार, कि जो रासायनिक अभिक्रिया है, अभिकारक और उत्पाद, उनके आधार पर जो रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हैं उनको कई प्रकार से बांटा गया है। जिसमें पहला है योगात्मक अभिक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया, इस प्रकार को हम और एक नाम और दे सकते हैं, संयुग्मन, संयुग्मन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को हम जानेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो, योगात्मक अभिक्रिया और संयुग्मन अभिक्रिया एक ही नाम है, जैसा कि शब्द से हमें निकल रहा है कि योगात्मक, योगात्मक का मतलब है योग, और संयुग्मन, संयुग्मन का मतलब है मिलना। हम ये कह सकते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब होगी तो उसमें दो चीजें होंगी, एक तो अभिकारक, अभिकारक होगा, और तीर के निशान से परे उत्पाद होंगे, उत्पाद होंगे। तो योगात्मक अभिक्रिया और संयुग्मन अभिक्रिया का जो प्रकार है वह हमसे क्या कहता है कि अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों की संख्या ज्यादा है, अभिकारकों की संख्या ज्यादा है, और अभिकारक जब संयोग कर रहे हैं, संयोग करने का मतलब है अभिक्रिया कर रहे हैं, योगात्मक का मतलब है जुड़ रहे हैं, तो जुड़ने के बाद वह एक एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। तो जब अभिकारक, यानी हम परिभाषा को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, देखिएगा, परिभाषा जो है उसे हम कैसे बोलेंगे, जब दो या दो से अधिक अभिकारक, जब दो या दो से अभिकारक, जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके, संयोग करके, जुड़ करके, अभिक्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करें, तो ऐसी अभिक्रियाएं योगात्मक अभिक्रियाएं, संयुग्मन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब देखिएगा, ये मेरा उदाहरण ले लिया मैंने। अब इसको और समझाने के लिए मैं अन्य छोटी छोटी रिएक्शन ले सकता हूं, जैसे कि H2 + O2, H2O, दो अभिकारक हैं, एकल उत्पाद है, तो यह भी योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है। C + O2, CO2, यह भी एकल उत्पाद का उदाहरण है। मैंने आपको जब पाठ शुरू कराया था तो एक उदाहरण लिया था, Mg + O2, MgO, यह भी एकल या फिर यह भी योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि इन सभी अभिक्रियाओं में एकल उत्पाद का निर्माण हो रहा है। किस प्रकार का? एकल उत्पाद का। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जब दो जुड़े एक बने, तीन जुड़े एक बने, यानी ज्यादा जुड़े और कम बने, तो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होंगी वो योगात्मक अभिक्रिया होंगी। योगात्मक अभिक्रिया, संयुग्मन अभिक्रिया, नाम बदल के आ सकता है, कोई परेशानी नहीं है। अब हमारी जो नोटबुक है उसमें अन्य भी उदाहरण दिए हैं, मैं प्रत्येक उदाहरण को आपको समझा रहा हूं। जैसे कि पहला उदाहरण दिया हुआ है हमारा कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया। तो देखिएगा, एक रिएक्शन दी हुई है कैल्शियम ऑक्साइड, तो कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र होता है CaO प्लस जल के साथ, तो H2O होता है जल का सूत्र जो है। अब देखिएगा, CaO प्लस H2O की जब अभिक्रिया होगी तो CaOH का होल ट्वाइस का निर्माण होगा, यानी कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ क्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है प्लस ऊष्मा, प्लस ऊष्मा का निर्माण होता है। ये जो रिएक्शन मैंने हमारी नोटबुक में दी हुई है, ये हमारे जो रिएक्शन है ये सामान्यतः आपने देखा होगा कि घरों की जब हम पुताई करते हैं, ये क्या है, बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा
बिना बुझा हुआ चूना, यानी कली जिसको बोला जाता है वो कली है। जल है, उसमें जल डालते हैं तो बुदबुदाहट के साथ गर्माहट ऊष्मा प्राप्त होती है, इसे CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं और ये ऊष्मा बोलते हैं। ऊष्मा का मतलब है उससे ऊष्मा, हीट जो निकलती है वह ऊष्मा। यह भी एकल अभिक्रिया का उदाहरण, यह भी संयुग्मन अभिक्रिया का उदाहरण है क्योंकि इसमें भी एकल उत्पाद का निर्माण हुआ है। अब आप कहेंगे सर ये ऊष्मा है, यह भी एक प्रकार का उत्पाद है लेकिन पदार्थ नहीं है, ये ऊष्मा है, ये एनर्जी है, तो ये पदार्थ नहीं है। पदार्थ हमारा जो उत्पाद है वो उत्पाद है, वह पदार्थ होता है। अब देखिएगा, दो अभिकारक जुड़े, एकल उत्पाद का निर्माण हुआ, योगात्मक अभिक्रिया है। अब इससे हमारे लिए एक प्रश्न उठ सकता है, एक और है कि यदि मैं इसकी यानी CaOH का होल ट्वाइस, कली है उसको गलाया गया है, गलाने के बाद CaOH का होल ट्वाइस जो पेस्ट बनता है जिससे हम पुताई करते हैं दीवारों की, जब इसके दीवारों को हम पोत देते हैं तो CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस है उसको दीवारों पर लगाया जाता है हमारे किसी ब्रश की सहायता से, और जब ये हमारे वायुमंडल की CO2 से क्रिया करती है, हमारा जो वायुमंडल है उसकी CO2 से क्रिया करती है, और CO2 से क्रिया करने के बाद वह CO3 का निर्माण करती है, और उसके बाद जल का निर्माण करती है। और जो जल होता है वह हमारे वायुमंडल में, जल जो होता है वह हमारे वायुमंडल में क्या हो जाता है, वायुमंडल में बाष्प के रूप में, हमारे वायुमंडल में बाष्प के रूप में चला जाता है, और हमारे लिए क्या है CaCO3, इसको हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और यह संगमरमर का सूत्र है। और जो संगमरमर जो पदार्थ है वह चमकीला सफेद रंग का पदार्थ होता है। यही कारण है कि पुताई के कुछ दिनों बाद जो दीवारें होती हैं वो ज़्यादा चमक प्रदान करती हैं। तो हमारे लिए प्रश्न आ सकता है कि पुताई के कुछ दिनों बाद जो दीवारें होती हैं वो कुछ ज़्यादा चमक प्रदान क्यों करती हैं। तो ये हमारा पहला उदाहरण हो गया, आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा दूसरा उदाहरण, जो दूसरा उदाहरण है उसको हम अभी लेते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला उदाहरण दिया हुआ है इसमें वह जल का निर्माण ही दिया हुआ है, जिसको मैंने अभी बता दिया था कि H2+O2 H2O, यह भी योगात्मक अभिक्रिया है क्योंकि दो अभिकारक हैं, एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। उसके बाद हमारा तीसरा है प्राकृतिक गैसों का दहन। प्राकृतिक गैस जो होती है CH4, इसका दहन होगा। तो कोई भी चीज़ का दहन होता है तो वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और जब जो दहन होता है तो किसका निर्माण होता है CO2+H2O और जल, ऊर्जा। देखिएगा यह भी रिएक्शन हमारे लिए दी हुई है, और इसमें एक ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है, ऊर्जा का निर्माण। तो हमारे लिए इस रिएक्शन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के रूप में दिया हुआ है। अब देखो इस अभिक्रिया में ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, योगात्मक अभिक्रिया है। योगात्मक अभिक्रिया में यदि एकल उत्पाद का निर्माण हो रहा है और एकल उत्पाद के निर्माण के साथ ये CO2 है, ध्यान रखना CO2 है, यानी एकल उत्पाद का निर्माण हो रहा है। एकल उत्पाद के निर्माण के साथ साथ यदि ऊर्जा का निर्माण होता है तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होंगी, ध्यान रखना, वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद का निर्माण हो उसके साथ ही ऊर्जा का निर्माण हो, ऊष्मा क्या हो, छोड़ी जाए, ऊष्मा का निर्माण भी हो, तो ऐसी अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अब देखिएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एक उदाहरण तो यह हो गया, अन्य उदाहरण भी हैं ऊष्माक्षेपी के, जैसे कि हमारे शरीर में जो ग्लूकोज होता है C6H12O6 का जो वो है विघटन होता है वो O2 की उपस्थिति में होता है, और जब O2 की उपस्थिति में होता है तो CO2 का निर्माण होता है प्लस जल का निर्माण होता है प्लस ऊर्जा का निर्माण होता है। तो फिर से ऊर्जा प्राप्त हो रही है हमें, यानी हम ये कह सकते हैं कि एक श्वसन की क्रिया जो है। देखिएगा प्रश्न किस तरह से आ सकता है, मैं दोबारा से बता देता हूं आपके लिए। प्रश्न आ सकता है, देखिएगा प्राकृतिक गैसों का दहन, प्राकृतिक गैसों का दहन
ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसे? तो प्राकृतिक गैस क्या होती है? CH4, CH4 हो गई। उसके बाद इसका जो दहन होता है, दहन का मतलब है जलना, वह एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसे? तो CH4 का दहन हो रहा है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो निर्माण होता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, प्लस जल का निर्माण होता है, प्लस ऊर्जा का निर्माण होता है। और हम इसको जब संतुलित करेंगे तो H2O, और इसमें फिर यह संतुलित हो गया ऑक्सीजन के दो अणु। तो देखो, प्राकृतिक गैस ऑक्सीजन के साथ में दहन हुआ, CO2 का निर्माण हुआ और जल का निर्माण हुआ, साथ में ऊर्जा निकली। यही कारण है कि यह क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसी तरह से हमारी श्वसन की क्रिया जो है वह भी ऊष्माक्षेपी है। किस तरह से? C6H12O6, ये क्या होता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज का अपघटन होता है। ग्लूकोज का अपघटन जो होता है वो क्या होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने पर हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, जल का निर्माण होता है, जिसको हमारा शरीर क्या है? जल के काम में ले लेता है, प्लस ऊर्जा का निर्माण होता है। और इस ऊर्जा का उपयोग पढ़ाने में, नाचने में, कूदने में, आप किसी भी प्रकार के जो भी कार्य करते हो, तो ये भी किस प्रकार की ऊष्मा है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई। यह भी कैसी अभिक्रिया हो गई? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो गई। और इसको जब हम क्या करेंगे? संतुलित करेंगे, तो ऑक्सीजन को संतुलित किया है मैंने, ये हो गया, और ये 6H2O, इस तरह से इसको संतुलित हो चुकी है। यानी ये जो दोनों अभिक्रियाएं हैं ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हैं। ये प्राकृतिक गैसों का दहन है, यह जो ग्लूकोज है उसका दहन है। अब देखिएगा आप आगे, एक और दिया हुआ है इसमें, शाक सब्जियों का विघटित होना। शाक सब्जियों का विघटित होना, पहला, दूसरा और तीसरा। शाक सब्जियों का विघटित, आपने देखा होगा जहां पर हम कूड़ा करकट या कचरा डालते हैं, जहां पर हम कूड़ा करकट या कचरा डालते हैं, तो उसमें जब आप देखते हैं तो कुछ दिनों बाद सड़न पैदा होती है, और सड़न पैदा होने के साथ साथ उससे कुछ ऊष्मा निकलती है, और ऊष्मा निकलती है तो उस ऊष्मा के कारण जो ऐसी अभिक्रिया है वह कैसी अभिक्रिया होगी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो देखिएगा, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एक या एक से अधिक अभिकारक आपस में क्रिया करके एकल उत्पाद का निर्माण करें, योगात्मक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। योगात्मक अभिक्रियाएं के कई उदाहरण दिए हुए थे। फिर मैंने आपके लिए जो कली होती है, बिना बुझा हुआ चूना है, उससे पुताई करते हैं तो क्यों चमक प्रदान होती है, वो बताया था। उसके बाद मैंने हमारी जो योगात्मक अभिक्रिया के बाद एक प्रकार दिया है कि वे अभिक्रियाएं जिनसे ऊर्जा निकलती हो तो वे ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं। और इसी प्रकार यदि ऊष्मा को एब्जॉर्ब करें, यानी ऊष्मा को वो खींचें, तो वो ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं होती हैं। उसके भी अन्य उदाहरण हम आपके लिए पढ़ाएंगे। अब जो हमारी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण है वो 3 दिए हुए हैं। प्राकृतिक गैसों का दहन, ग्लूकोज का अपघटन, और साथ में शाक सब्जियों के विघटन जो है वह भी एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इस प्रकार से हमारी जो आज का रासायनिक क्रियाओं का जो प्रकार है, पहला योगात्मक या संयुग्मन अभिक्रिया, यह कंप्लीट होता है। और इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा वियोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया।